कैपेसिटेंस हमने देखी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हमने डिस्कशन किया डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब बेटे इंट्रोड्यूस कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स। तो क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मान लीजिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इंट्रोड्यूस कर दिया इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटे, ये देखिए, ये आपके पास बेटा एक कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये इसके टर्मिनल्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। और हमने बेटा इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया पूरी तरह से। वी हैव फिल्ड दिस प्लेट्स विद ए डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया इसको। और आपको पता है अगर ये नॉन पोलर था तो ये पोलराइज हो जाएगा। ठीक है बेटे, अगर ये नॉन पोलर था तो दिस विल बिकम पोलराइज्ड। नाउ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब बेटा देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जब हमने ये इंट्रोडक्शन कर दिया डाइलेक्ट्रिक का, तो इसके इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अगर आप देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो है, एक अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड। ठीक है बेटे, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और यदि हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस कारण आई, बिकॉज जो पोलराइजेशन हुई डाइलेक्ट्रिक की, उसकी वजह से एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से इस साइड तक है। ठीक है बेटे, और यहाँ पर क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है which is due to the polarization of the dielectric medium। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बेटा कम हो जाएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। ठीक है, तो अब हम देखना चाहेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी अगर एयर के मुकाबले इसको कंपेयर किया जाए। अगर यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता और डिस्टेंस d बिटवीन दी प्लेट्स होता, और अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। बेटा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक नाप है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। सो एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है, अगर उस परमिटिविटी से हम डिवाइड कर देते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देन दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए बेटा, एप्सिलॉन आर is equal to epsilon by epsilon naught, where epsilon is permittivity of medium, अच्छा, upon the permittivity in vacuum, upon permittivity of vacuum। ठीक है बेटे, या एयर। ठीक है, वैक्यूम और एयर, ये हमने देखा। नाउ बेटे जब आपने ये पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम आपने प्लेट्स के बीच में भर दिया, तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज्ड। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटी थी वो एप्सिलॉन नॉट थी। लेट अस से द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द मीडियम वाज एयर इन बिटवीन वाज ई नॉट था। ठीक है बेटे, तो अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई के। और आपको पता है E इज VD, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब
वो V नॉट बाई के हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V नॉट बाई के। तो जो अब पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू V नॉट बाई के। अब आप देखिए बेटा नाउ यू कैन फाइंड द कैपेसिटी। अब आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं कैसे? अब आपके पास V तो V नॉट बाई के हो गया। नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू नाउ चार्ज बाई पोटेंशियल, ठीक है बेटे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। सो Q बाई V नॉट बाई के। तो Q बाई V नॉट क्या है बेटे? C नॉट। Q बाई V नॉट क्या है? C नॉट। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू C नॉट इंटू के, यानी जो कैपेसिटेंस अब हो गई वो K टाइम्स हो गई। K जो है वो इनफाइनाइट है फॉर ए कंडक्टर। K के लिए K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, तो उसकी कैपेसिटेंस भी हम लोग इनफाइनाइट ही मानते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों ने एयर मीडियम लिया है तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 होगा, ठीक है, या बेटे 5 से बड़ा होगा। तो ये इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यानी कि कैपेसिटी अगर किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, जैसे वाटर की डाइलेक्ट्रिक मीडियम 80 है, अगर हमने इसमें बीच में वाटर डाल दिया तो कैपेसिटी 80 टाइम्स हो गई, द कैपेसिटी हैज बिकम 80 टाइम्स। और अगर बीच में हमने पूरा ही कंडक्टर भर दिया तो कैपेसिटेंस हो गई इनफाइनाइट, तो कैपेसिटी इनफिनाइट हो गई उस केस में, ठीक है बेटे। सो आपने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते ही कैपेसिटी कैसे बदल जाती है। और बेटा कैपेसिटेंस जो है अभी हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आप देखिए अब जो नई कैपेसिटी हो गई जब आपने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया इसको, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी आपने देखा कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। सो बेटा देखिए के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन के बराबर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, that is equal to epsilon a by d. So this is the capacity, ठीक है बेटे। नाउ ये हमने बात करी कैपेसिटेंस की और कैपेसिटी की, ठीक है बेटे। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कंसीडर किया था और उसकी कैपेसिटी और कैपेसिटेंस हमने डिस्कस की है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटे the combination of capacitors. Now I am going to discuss with you the combination of capacitors. Combination of capacitors means you can combine the capacitors either in series or in parallel grouping. दो तरह की grouping possible हैं, one is series grouping and another is parallel grouping. दो तरह की जो combination है वो possible हैं। तो अब पहले मैं grouping of capacitors में series combination discuss करूँगा। तो grouping of capacitors, और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीरीज ग्रुपिंग। देखिएगा बेटा सीरीज ग्रुपिंग में हम लोगों ने कैपेसिटर एक के बाद एक लगा देने हैं, ये सीरीज ग्रुपिंग हो गई। मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स हैं मेरे पास और इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है, इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है। और इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3। नाउ जो पहला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, दूसरे के अक्रॉस जो है वो V2 है, और जो तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V3। नाउ ये देखिए बेटा सीरीज ग्रुपिंग में जो चार्ज स्टोर्ड है इन ऑल दी कैपेसिटर्स, जो चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर्स की दैट इज सेम, ठीक है बेटे, वो कांस्टेंट है चार्जिंग। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो डिवाइड होता है। तो मतलब सीरीज ग्रुपिंग में अगर कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटर्स की बात करें तो पोटेंशियल डिवाइड होता है और जो चार्ज है अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर इज सेम। जो चार्ज आएगा एक कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी सेम। अब आप देखिए बेटा जो नेट पोटेंशियल है जो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकंड प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड। तो देखो बेटा V Q इज इक्वल टू CV होता है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों की जगह पे
हम एक ही कैपेसिटर लगा दें जिसमें चार्ज वही स्टोर हो जो कि इन तीनों में हो रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप उस कल्ले के अक्रॉस उतना हो जाए जितना इन तीनों के अक्रॉस हो रहा है। तो अब देखिए बेटा, ये करना V इज इक्वल टू क्यू बाय सी, तो ये हो जाएगा Q बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस बेटे Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी बेटे 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये होगी बेटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में। तो अगर हमारे पास सीरीज में n कैपेसिटर्स लगे हों, अगर हमारे पास सीरीज में n कैपेसिटर लगे हों, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला इन सीरीज ग्रुपिंग। आप सीरीज ग्रुपिंग जरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है, एक के बाद एक सीरीज में प्लेट्स आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, तो इस तरह की ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। और अगर बेटा n कैपेसिटर्स लगे हों सीरीज में, तो वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दी n कैपेसिटर्स के लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी बेटे 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय Cn। ठीक है बेटे, सो ये हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो सब सीरीज में जब कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतनी हो जाएगी। ठीक है बेटे, नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल ग्रुपिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। नाउ देखिए बेटा, पैरेलल में किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है ये बताऊंगा मैं आपको। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल ग्रुपिंग। अब देखिए बेटा, इसमें अगर यही तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगाने थे अक्रॉस ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, तो कैसे लगाते हैं हम लोग। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे ये एक कैपेसिटर, ये बेटा दूसरा कैपेसिटर C2 और ये तीसरा कैपेसिटर C3, और हमने इनको कंबाइन कर दिया इस तरह से। और बेटा ये देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन कर दिया, ये जोड़ दिया, और ये अक्रॉस द बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये हमने अक्रॉस द कैपेसिटर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V अटैच कर दिया इस तरह से। तो आप देखिएगा हर एक बैटरी की जो हर एक कैपेसिटर की प्लेट है उसके एंड्स जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज V ओनली। ठीक है बेटे, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर ही है। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इन पैरेलल ग्रुपिंग द चार्ज अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर इज डिफरेंट। सीरीज में आपने देखा था कि जो चार्ज स्टोरेज हो रही है अक्रॉस ईच कैपेसिटर दैट वाज सेम, but potential difference across each capacitor was different. Now the charge is different, but the potential drop across each, the potential difference across the plates of the capacitor for each of the capacitor is same. ठीक है बेटे, so अब आप देखिए, now इसमें फर्ज कीजिए चार्ज Q1 स्टोर हुआ, इसमें चार्ज Q2 स्टोर हुआ, इसमें चार्ज Q3 स्टोर हुआ। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि जो हम इन तीनों की जगह पे कैपेसिटर रिप्लेस करना चाह रहे हैं उसमें उतना ही चार्ज होना चाहिए, उसमें उतना ही चार्ज होना चाहिए जितना चार्ज इन तीनों में जुड़कर इकट्ठा हो रहा है, जितना चार्ज इन तीनों में जुड़कर एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है बेटे, उतना ही चार्ज उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर में इकट्ठे होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना इन तीनों के अक्रॉस है उतना ही उस के अक्रॉस आना चाहिए। तो ठीक है बेटे, अब देखिए, तो इसका मतलब है जो चार्ज है वो तो कंजर्व्ड है, तो जो चार्ज उसके अक्रॉस स्टोर हो रहा है वो चार्ज इन तीनों के सम के बराबर है। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, C इक्वलेंट इंटू V प्लस इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज हो गई बेटे कितने, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा बेटे, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स जुड़े होते और वो सारे के सारे पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती,
for n capacitors in parallel, n capacitors in parallel बेटे, तो n कैपेसिटर यदि पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाती, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन प्लस Cn, ठीक है बेटे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वुड हैव बीन सम ऑफ ऑल दी कैपेसिटेंसेस दैट वी हैव जॉइंड लाइक दिस, तो ये कैपेसिटेंस हो जाती इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल ऑफ n कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कंबाइंड इन पैरेलल, ठीक है बेटे। नाउ ये हो गई पैरेलल ग्रुपिंग, दिस इज वी हैव टॉक्ड अबाउट पैरेलल ग्रुपिंग। नाउ देखिए बेटा, ये हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कर लिया, दैट इज पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर ग्रुपिंग हमने डिस्कस करी। अब मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करूंगा, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग डिस्कस कर ली। अब हम ऐसा करेंगे बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग द केस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब is not, when the dielectric medium is not fully filled inside the plates of a parallel plate capacitor। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है उसके अंदर, यानी कि कुछ थिकनेस T का डाइलेक्ट्रिक अगर हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन what will be the capacitance of such a capacitor, ठीक है बेटे। तो capacitance of a partially filled dielectric inside a parallel plate capacitor, inside a parallel plate capacitor। तो ऐसे कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। आप देखिए बेटा, ये आपके पास है पैरेलल प्लेट्स और ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स का एरिया A है बेटे, और इनके बीच की जो गैप है, दोनों बीच के प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो D है। और हमने इसमें वी हैव फिल्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका थिकनेस T है, इसको बीच में भर रखा है, इसको बीच में डाल रखा है, और ये पार्शियली फिल्ड इसलिए है क्योंकि अगर तो हमारे स्लैब की थिकनेस जितनी दूरी है प्लेट्स के बीच में उसके बराबर होती तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन ए फुली फिल्ड कैपेसिटर, लेकिन ये पार्शियली फिल्ड है, तो इसमें हमने T थिकनेस का स्लैब डाल रखा है, और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ये हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसका बड़ा इजी एनालिसिस है बेटे, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया है तो इसका बहुत इजी एनालिसिस है यूजिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को मैं दो कैपेसिटर से ट्रीट कर सकता हूँ, आई कैन ट्रीट इट एज टू कैपेसिटर्स। कैसे बेटा, दो तरह से, किस तरह से ट्रीट कर सकता हूँ। नाउ देयर इज वन प्लेट लाइक दिस एंड देयर इज अनदर प्लेट दैट इज लाइक दिस, और ये देखिए ये पूरा तरह से भरा हुआ है, ये कैपेसिटर पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ये कितना हो गया, इसकी थिकनेस हो गई T, इसकी थिकनेस हो गई T, ठीक है बेटे। और इसमें डाइलेक्ट्रिक हो गया यही, क्योंकि आपको पता है कि D माइनस T जगह खाली है, हवा वाली जगह है। तो ये जो दूसरा कैपेसिटर हो गया, इसकी थिकनेस होगी D माइनस T और इसमें एयर फील्ड है ये, ठीक है बेटे। और ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड फुली फील्ड है, क्योंकि फुली फील्ड की हमें कैपेसिटेंस हम लोग चेकअप कर चुके हैं। तो अब आप देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस फॉर्म्स ए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यू कैन फाइंड आउट इजीली। तो 1/c इक्विवेलेंट, अब सीरीज में देखिए किस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। नाउ 1/c equivalent is equal to 1/c1 plus 1/c2, ठीक है बेटा। 1/c equivalent is equal to 1/c1 plus 1/c2। अब देखिए बेटा 1/c equivalent
इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस बेटे प्लस 1/c2 हो जाएगा कितना टी अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है बेटा, टी अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के। तो अब सी इक्विवेलेंट निकाल लो आप यहाँ से। तो 1/c इक्विवेलेंट बेटे किसके बराबर हो गया, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ए तो आ गया कॉमन। ठीक है बेटे, और यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये कॉमन ले लिया तो हमने ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई बेटा, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जिसमें कि टी थिकनेस की आपने स्लैब डाल रखी हो। अच्छा बेटे, अगर ऐसा हो कि आपके पास कई अलग अलग थिकनेस की स्लैब्स आपने इंट्रोड्यूस कर रखी हैं इन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एन स्लैब्स आपने अलग अलग थिकनेस की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इंट्रोड्यूस कर दी इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी वो मैं दिखाता हूं आपको बेटे किसके बराबर होगी, दैट वी कैन चेक अप नाउ। ये तो हमने पार्शली फिल्ड कैपेसिटर देखा और उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने नोट कर लिया, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास n slabs of different thicknesses and dielectric constants are introduced between the plates of a parallel plate capacitor, so अगर हमारे पास n slabs of different thicknesses and dielectric constants are placed between the plates of a parallel plate capacitor, then the equivalent capacitance can be found as below। तो अब देखिए बेटा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच में दूरी d है, इसके बीच में हमने n स्लैब्स घुसा दी बेटे, एक T1 थिकनेस K1, फिर अगली K2 T2 थिकनेस, फिर अगली K3 T3 थिकनेस और Kn, और इसकी थिकनेस होगी बेटा Tn थिकनेस। इस तरह से हमने n स्लैब्स जो हैं एक के बाद एक लगा रखी हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब देखिए बेटा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन अप टू Tn, डी माइनस टी प्लस बेटे कितना T1 बाई K1 प्लस बेटे T2 बाई K2 प्लस सो ऑन अप टू Tn बाई Kn। डिनोमिनेटर में ये सारा आ गया, तो ये क्या होगी, कैपेसिटेंस हो गई यदि हमारे पास n स्लैब्स of different thicknesses or different dielectric constants are introduced between the plates of a parallel plate capacitor. Now next that we are going to discuss is, ये हमने डिस्कस किया बेटा n slabs का सिचुएशन, और अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा that is some problems on the combination of capacitors
ठीक है बेटे, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रॉब्लम से डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटे, व्हीटस्टोन ब्रिज इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक है बेटे फॉर कैपेसिटर्स। देखो बेटा, अगर हमारे पास पांच कैपेसिटर्स इस तरह के कॉम्बिनेशन में हो, किस तरह के कॉम्बिनेशन में, ये देखिए बेटा, ये देखिएगा, ये इस तरह बेटा, ये इस तरह से हमने इसको फिर बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अगर हमारे पास पांच कैपेसिटर इस तरह के कॉम्बिनेशन में हो तो इसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए, इस कैपेसिटर का नाम मैं कहता हूं C1, इसको कहता हूं C2, इसको कहता हूं C3, और इसको कहता हूं C4, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C5। ये जो इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर किया जाए कैपेसिटर्स का, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी होता है। नॉर्मली जो हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे दैट आर फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें पता होना चाहिए। सो देखिए बेटा, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपॉन दिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस will be equal to this upon this. For a balanced Wheatstone bridge, for a balanced Wheatstone bridge, ठीक है बेटे, for a balanced Wheatstone bridge, C1 upon C4 is equal to C2 upon C3. Now for a balanced Wheatstone bridge, C1 upon C4 is equal to C2 upon C3. ये होता है कंडीशन। अगर ऐसा होगा, अगर ये रेशियो सेम होगी, दैट मीन्स दिस कैपेसिटर अपॉन दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन दिस कैपेसिटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। इस कैपेसिटेंस को आप कैंसल आउट मान सकते हैं और फिर आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देन यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटे, वो कैसे, देखिए, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये हमारे पास हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में, और ये रिजल्ट इनका पैरेलल में, क्योंकि ये तो बीच वाला एलिमिनेट हो गया उस समय। ठीक है बेटे, इसमें बीच वाला उस समय एलिमिनेट हो गया। नाउ अब हम देखिए, इस पर एक मैं आपके साथ प्रॉब्लम लूंगा। I will just take a problem upon this particular concept. Now सपोज कीजिए हमारे पास इस तरह का सर्किट दे रखा है और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है हमने। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बेटे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये देखिएगा जरा, नो ये है, और इसमें ये हमें 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, ये बेटा 2 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड, और ये है बेटा 10 माइक्रोन फैरड, और ये है 20 माइक्रोन फैरड। इसकी हमने इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकालनी है। तो बेटा बहुत सिंपल है। नाउ अगर आप इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं तो जरा इसको ध्यान से एनालिसिस कीजिए। ये हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं हम इसे, ये है, इसमें 5 कैपेसिटेंसेस ही हैं, एंड इट इज लाइक इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैं इसको, यहाँ पे इसको ऐसे लगाने की बजाय ऐसे लगा दूं 5 को,
इसको भी ऐसे ही शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ए व्हीटस्टोन ब्रिज देन। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटे, तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमें चेक करना पड़ेगा वेदर ये बैलेंस्ड भी है या नहीं। ठीक है, वेदर ये बैलेंस्ड भी है या नहीं। अब ये देखिए बेटा, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, C1 बाय C4 ये C2 बाय C3 के बराबर है, देन दी ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब आप देखिए इसकी रेशियो C1 बाय C4 1/2 है और C2 बाय C3 भी 1/2 है, सो दैट मीन्स इट फॉर्म्स ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या बन गया बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है देन वी कैन एलिमिनेट दिस, दैट मीन्स दिस इज एब्सेंट। तो ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। अब बेटा हम लोग ये दोनों कैसा हो जाएगा सीरीज में और ये दोनों भी कैसा हो जाएगा सीरीज में। तो अगर आप इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाओगे तो बेटा इसकी जगह पे एक लग जाएगा और इसकी जगह पे भी, नीचे वाले दोनों की जगह पे भी एक लग जाएगा, वो इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा। ये इसका और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे, ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो ये स्प्रिंग के जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं वैसे ही कैपेसिटर्स इन सीरीज होते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं इसे भी। तो ये हो जाएगा बेटे 1 × 5 अपॉन 1 + 5 दैट इज 6। तो ये हो गया बेटा कितना, 5/6 माइक्रोन फैरेड। और इसका यदि आप निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 2 × 10 अपॉन क्या चीज बेटे, 12, 2 × 10 अपॉन 12। तो ये हो गया 5/3, या इसको भी इसको कर लो बेटे, ये हो जाएगा 6, 10/6 हो जाएगा, ये 10/6 माइक्रोन फैरेड। तो ये हो गया बेटे आपका 5/6 माइक्रोन फैरेड और ये हो गया बेटे 10/6 माइक्रोन फैरेड। नाउ ये दोनों कैसे हो गए बेटा, पैरेलल में। अगर आपने इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग दिस टू, इक्विवेलेंट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग दिस टू। तो इक्विवेलेंट ऐड कर लो बेटे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 दैट इज इक्वल टू 5/6 प्लस बेटे 10/6। सो ये कितना हो गया बेटे, 15/6, दिस इज इक्वल टू 15/6 माइक्रोन फैरेड। ये होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर किया। ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट एक और सर्किट देता हूं जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकालनी है। ये भी बड़ा कॉमनली आस्क्ड सर्किट है बेटे, तो जो मैं अब आपको सर्किट बताने जा रहा हूं दैट इज आल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड सर्किट। तो फाइंड the equivalent capacitance of the circuit given below। ठीक है बेटे, तो ये देखिए ये हमारे पास एक 3 कैपेसिटर्स हैं बेटे। लेट अस से दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, लेट अस से दिस इज 3 माइक्रोफैरेड एंड लेट अस से दिस इज 4 माइक्रोफैरेड। ये 3 कैपेसिटर्स हैं और ध्यान से देखिएगा इनका कॉम्बिनेशन कैसे कर रखा हमने। ये हमारा A टर्मिनल और ये बेटा B टर्मिनल। हमने निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट। इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन AB। ठीक है बेटे, ठीक है, बिलो बिटवीन AB। तो AB के बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब आप देखिए बेटा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये किस तरह का सर्किट है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है। इसमें बहुत कॉमनली आस्क्ड सर्किट है ये। अब आप इसको देखिए किस तरह का कॉम्बिनेशन है, वी वांट टू सी दिस। बेटा जितना पोटेंशियल, इस पॉइंट को 1 कह देता हूं, तो जितना पोटेंशियल 1 पर है उतना ही पोटेंशियल इस 3 पर है। ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल 4 है, जितना पोटेंशियल 4 पर है उतना ही पोटेंशियल 2 पर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, 1 और 2 का पोटेंशियल डिफरेंस is same as 2 and 3 potential difference,
that is equal to 3 and 4 potential difference. मतलब potential difference between the terminal 1 and 2, 3 and 2 and 3 and 4 is the same. यानी कि तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर तीनों के अक्रॉस सेम हो गया तो ये कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस फॉर्म्स ए पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अगर ये इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा 2 3 4 का, अगर ये पैरेलल हो गया तो इसका इक्विवेलेंट कैसा दिखेगा हमें बेटा, ए बी के बीच में वी विल फाइंड इट लाइक दिस. ये हो गया आपका इक्विवेलेंट, ये बेटा 2 और ये हो गया आपका नेक्स्ट और ये हो गया नेक्स्ट. ये देखिए ये ए बी 2 3 और ये 4. तो ये इक्विवेलेंट हो गया बेटा कितना, तीनों की कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी यानी 2 + 3 + 4 यानी कि 9 माइक्रोन फैराड. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज 9 माइक्रोन फैराड्स. ठीक है बेटे, ये हो गया एक सर्किट जो हमने एनालाइज किया. तो ये थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था. हमने देखा कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. एक कई बार हमें व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से भी दिया जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह से भी दिया जा सकता है. बेटे देखिए कैसे, ये हमारा एक कैपेसिटेंस, ये हमारा दूसरा कैपेसिटेंस, ये हमारा तीसरा कैपेसिटेंस और यहाँ पे बेटा ए, ये टर्मिनल बी, यहाँ से एक कैपेसिटर हमने ऐसे जोड़ दिया इसके एंड्स पे और यहाँ से एक और कैपेसिटर जोड़ दिया. And then we can name this C1, C2, C3, C4, C5. अब अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे, दिस इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो वी हैव 5 कैपेसिटर्स इन ऑल, 1 2 3 4 5. सो 5 कैपेसिटर्स हैं और इनको अगर आप दोबारा से अरेंज करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, देन यू विल अगेन गेट ए व्हीटस्टोन ब्रिज. आपके पास दोबारा से एक व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा और उसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा वेदर दैट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. सो और उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं. यदि वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है वी कैन इजीली सॉल्व इट. ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास एक और सर्किट का एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एग्जांपल था. देखिए बेटा, हम लोगों ने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. और देखिए जब हम एक कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो जो चार्जिंग करते वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर के अंदर, वी विल लाइक टू डिस्कस दैट एनर्जी. कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, वी विश टू कैलकुलेट दैट एनर्जी. सो बेटा एनर्जी स्टोर्ड inside a capacitor. now बेटा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर. देखिए बेटा जब हम एक कैपेसिटर को चार्जिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज करता रहता है बिटवीन द टू प्लेट्स. सो अब आप देखिए बेटा, आपको जैसे जैसे आप चार्जिंग करते जा रहे हैं तो बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी को काम करना पड़ रहा है. सो अगर आप dq क्वांटिटी आप देना चाहते हैं, सपोज इफ यू वांट टू गिव dq क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगेंस्ट ए पोटेंशियल v, तो आपको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो करना पड़ेगा, dw इज इक्वल टू dq इंटू v. सो देखो बेटा, नाउ अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम पर Q चार्ज, इंस्टेंटेनियस चार्ज जो स्टोर्ड था कैपेसिटर के अंदर, दैट वाज Q. तो Q चार्ज ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है चार्ज की. अब देखिए बेटा जब कैपेसिटर हम लोग चार्ज करना शुरू करते हैं तो उस पर जीरो चार्ज होता है, स्टार्टिंग में उस पर जीरो चार्ज होता है. फिर हम धीरे धीरे जब उसकी चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं तो बेटा वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, इट गेट्स चार्जिंग. ठीक है बेटे, और पोटेंशियल डिफरेंस भी
बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए आप जब कैपेसिटर पे चार्ज Q था, किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पर चार्ज Q था, और आप उसको फर्दर DQ अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, तो आपने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इस DQ चार्ज को देने के लिए, दैट इज DQ इंटू वी। सो बेटा देखिए DW इज इक्वल टू DQ क्या हो गया, DQ इंटू वी क्या हो गया बेटा, V इज Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। अब टोटल वर्क डन, ठीक है बेटे, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग दी कैपेसिटर, अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहें चार्ज करते वक्त कैपेसिटर पर, तो देखिए टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस वर्क डन, दिस स्मॉल वर्क डन, वेयर Q वेरीज फ्रॉम 0 टू बेटा कैपिटल Q। आप इसको कैपिटल Q तक चार्ज कर रहे हैं लेट्स से, सो Q जो है 0 से लेके Q तक वेरी कर रहा है, और Q बाय C इंटू बेटा क्या चीज, DQ, Q बाय C इंटू DQ। अब आप देखिए बेटा दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे 1 बाय C तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और इंटू Q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू Q। सो ये हो गया बेटा कितना, दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। सो जो चार्ज हुआ, ये जो वर्क डन आपने किया, दिस इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। तो ये वर्क डन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो गया इनसाइड द कैपेसिटर, और ये एनर्जी कितनी हुई बेटा, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। सो अब आप देखिए बेटा इस एनर्जी के को एक्सप्रेशन को हम लोग और डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। नाउ ये है Q स्क्वायर बाय 2C, सो बेटा U एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। सो ये मैं कर दूंगा यहां पर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, सो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अच्छा बेटा और किसी टर्म्स में अगर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये है कैपेसिटेंस पोटेंशियल रिलेशन, ये है बेटे चार्ज कैपेसिटेंस रिलेशन, और इसको अगर हम चाहे तो चार्ज पोटेंशियल रिलेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चार्ज पोटेंशियल की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं बेटा, दिस विल बी इक्वल टू C की जगह पे Q इज इक्वल टू CV है ना, तो C की जगह पे Q बाय V लिख सकते हैं आप। तो C को जगह पे अगर Q बाय V लिखेंगे तो हाफ QV, हाफ QV। सो ये एनर्जी स्टोर होगी इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है बेटे, हाफ QV इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। और ये हमने तीन एक्सप्रेशंस देखे, दिस इज वन इज Q स्क्वायर बाय 2C, अनदर इज हाफ CV स्क्वायर एंड अनदर इज हाफ QV। ठीक है बेटे, इन तीन एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने लिख दिया इस पर्टिकुलर एनर्जी को, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर को। ठीक है बेटे, इस तरह से एनर्जी स्टोर्ड आप निकाल सकते हैं इनसाइड ए कैपेसिटर। नाउ अब बेटा देखिए एनर्जी स्टोर्ड हमने कैपेसिटर के अंदर तीन एक्सप्रेशंस नोट कर लिए, देख लिया इनको, और इसी हिसाब से हम एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर की यूनिट्स आपको पता है जूल्स में होंगी बेटा। नाउ देखिए बेटा अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर्स सीरीज में हो तो एनर्जी एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एनर्जी एक्सप्रेशन इसमें लेंगे। ठीक है बेटा, मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं और तीनों की तीनों सीरीज में अरेंज्ड हैं, C1 C2 C3। अब देखिए पोटेंशियल ड्रॉप्स इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। बेटा सीरीज में चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज जो है वो सेम रहता है, और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन सेम। तो सीरीज में अगर आपके पास कैपेसिटर्स हैं, ठीक है बेटा, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप देखिए टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी दैट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है बेटे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज U1 प्लस U2 प्लस U3। अब U1 के लिए हम लोग, क्योंकि अगर मान लीजिए चार्ज इसमें Q स्टोर हो रहा है तो इसमें भी Q स्टोर होगा और इसमें भी Q चार्ज स्टोर होगा। तो बेटा देखिए Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाई
2C3। ये क्या हो गया? दिस इज दी टोटल एनर्जी। ये क्या है बेटा? टोटल एनर्जी है। नाउ अब आप देखिए बेटा, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस बेटा 1/C3। ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब आप ध्यान से देखें तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है 1/C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होती है। ठीक है बेटे। नाउ इसी एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा हमारे पास इसको आप लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स सी इक्विवेलेंट। ठीक है बेटे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? वी हैव कंसीडर्ड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कंसीडर कर ली। सो क्यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स सी इक्विवेलेंट। ठीक है बेटे। नाउ ये हमने देखा एनर्जी स्टोर्ड, जबकि कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब आप देखिए बेटा, अगर मेरे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? आई वांट टू सी कि भी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी अगर मेरे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों। तो आप देखिए बेटा, ये 3 कैपेसिटर्स हैं मेरे पास। ये देखिए बेटा, ये 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड, C1, C2, C3, और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्रॉप्स या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर V। देन बेटा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दिस, देखो टोटल एनर्जी अगेन इट इज सम। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर विल बी सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब आप देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज V, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप V ले लीजिए। अब आप देखिए बेटा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर प्लस हाफ C3 इंटू V स्क्वायर। तो अब आप देखिए बेटा, टोटल एनर्जी विल बी हाफ इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या है? ये है बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर पैरेलल में हम देखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है C इक्विवेलेंट। सो हाफ C equivalent into V square, half C equivalent into V square. This is the total energy stored when the capacitors are connected in parallel. ठीक है बेटे, अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके बराबर हो जाती है। C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 और half C equivalent into V square is the total energy that is getting stored inside the capacitor. तो ये हमने डिस्कस किया बेटे एनर्जी स्टोर्ड। नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। ये मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। नाउ बेटे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल अचीव्ड, कॉमन पोटेंशियल अचीवमेंट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना अचीव हो जाता है और ये क्या है? देखिए बेटा, अगर हम 2 कैपेसिटर्स ले लें और उन्हें चार्ज कर दें, दोनों को अलग अलग चार्ज किया, अलग अलग पोटेंशियल तक चार्ज किया और अलग अलग कैपेसिटीज हैं, दोनों की अलग अलग कैपेसिटेंसेस है, और दोनों को फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जिसमें चार्ज ज्यादा होगा या जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे चार्ज लोअर पोटेंशियल वाले को फ्लो करना शुरू कर देगा, और ये तब तक फ्लो करता जाएगा जब तक कि दोनों के दोनों एक ही पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेते, यानी कि कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेते। तो वी विश टू फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कि कितना कॉमन पोटेंशियल दोनों के दोनों अचीव करेंगे। एक तो हम ये पता करना चाहते हैं। दूसरा, वी वांट टू फाइंड कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। देखो बेटा, कुछ एनर्जी लॉस भी होता है, तो एनर्जी कितनी लूज हुई ड्यूरिंग when the two capacitors were combined with each other and they achieved common potential। तो ये 2 एक्सप्रेशंस मैं अब आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपके साथ निकालूंगा। सो देखिए बेटा, एक लेट अस से वी आर हैविंग one capacitor of capacity C1 is charged to potential
V1 and another capacitor of capacitance C2 is charged to potential V2, then let V1 is greater than V2, ठीक है बेटे। अब देखिए इन दोनों को हमने चार्ज करके अलग अलग, अब क्या कर दिया, एक को पोटेंशियल V1 तक चार्ज किया और दूसरे को पोटेंशियल V2 तक चार्ज किया। अब बेटा दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। अब कैसे, पैरेलल में जोड़ दिया, यानी कि पहले वाले की बेटा ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसकी पॉजिटिव प्लेट को दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट के साथ कंबाइन कर दिया और इसकी नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव वाले के साथ कंबाइन कर दिया। तो इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसका पोटेंशियल है V2, इसकी नेगेटिव प्लेट नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव के साथ, ठीक है बेटे, और दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। अब क्या होगा, आपने कहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, यानी कि ये वाला कैपेसिटर अब इसको चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है बेटे। सो ये वाला कैपेसिटर अब इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। तो अब देखिए बेटा, ये वाला कैपेसिटर यदि इसको चार्ज करना शुरू कर देता है तो ये तब तक होता रहेगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों एक ही पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेते, दोनों के दोनों एक ही पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेते। अच्छा बेटे, चार्ज लॉस्ट नहीं है, इसमें कोई चार्ज लूज नहीं हो रहा, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि जितना चार्ज शुरू में था सिस्टम में उतना ही जब कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं तो उतना ही चार्ज उसके बाद रह जाता है, ठीक है बेटे। तो चार्ज की कोई मतलब कहीं लूजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल हम इसमें लगाएंगे। लेट अस से कि दोनों के दोनों थोड़ी देर बाद एक कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं और वो कॉमन पोटेंशियल है V। सो अब वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग now according to conservation of charge principle, the charge after common potential have been achieved is this much। ये चार्ज कॉमन पोटेंशियल अचीव करने के बाद आया, यानी कि देखो बेटा दोनों के दोनों जो कैपेसिटेंसेस हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 आ गई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 है, इनटू कॉमन पोटेंशियल V कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये चार्ज आ गया, ठीक है बेटे, ये चार्ज आ गया ऑन व्हेन द कॉमन पोटेंशियल हैज बीन अचीव्ड। सो ये चार्ज किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू C1 V1 प्लस बेटा C2 V2। दिस इज इक्वल टू इंडिविजुअल चार्ज बिफोर दे वर कनेक्टेड। ये चार्ज आया आफ्टर दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए, और ये चार्ज है जब बेटा इंडिविजुअल दोनों अलग अलग चार्ज थे, अलग अलग इतना चार्ज था, और जब इन्होंने कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लिया तो ये जो चार्ज की वैल्यू है C1 प्लस C2 इंटू V। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड हैं बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो अब कॉमन पोटेंशियल कितना अचीव हो गया, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस बेटा C2 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल ये अचीव हुआ, C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है बेटे। अब आप देखिए कितना चार्ज फ्लो किया, अगर मैं ये निकालना चाहूं कि कितना चार्ज फ्लो करा इससे इसको, यानी कि C1 कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो करा C2 कैपेसिटर को, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं तो बेटे देखिए, charge flowing from capacitor C1 to C2 that will be equal to, ये किसके बराबर होगा बेटे, ये होगा, देखो अब इसका चार्ज तो घटा है तो इसमें
जो चार्ज रह गया और जो चार्ज शुरुआत में था सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। तो देखो C1 V1 ये चार्ज तो इसमें शुरू में था, अब कितना चार्ज निकल गया, अब रिमेनिंग चार्ज आपको पता है माइनस C1 इंटू वी। ठीक है बेटा, ये रिमेनिंग चार्ज है C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V। ठीक है, और C1 V1 ये चार्ज जो था शुरुआत में था, अब जो बचा हुआ चार्ज है वो C1 इंटू वी है। तो अब आप देखिए बेटा C1 V1 माइनस C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2 होल अपॉन C1 प्लस C2। अब आप देखिए बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, C1 V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 होल अपॉन क्या चीज बेटे C1 प्लस C2। ये मैंने V की वैल्यू डाली है, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कॉमन पोटेंशियल की, और इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटे, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर इंटू V1 प्लस C1 C2 इंटू V1 माइनस C1 स्क्वायर इंटू V1 माइनस C1 C2 इंटू V2 होल अपॉन क्या चीज बेटे C1 प्लस C2 होल अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी हाउ मच, ये देखेंगे अब। नाउ C1 स्क्वायर इंटू V1 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज फ्लोन विल बी इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 होल अपॉन क्या चीज बेटे C1 प्लस C2 होल अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया that the charge that has flown from the first capacitor to the second capacitor, ये चार्ज इतना फ्लो कर गया। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज बेटा लॉस ऑफ एनर्जी चेकअप करेंगे कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ जब एक कैपेसिटर ने दूसरे को चार्ज किया। ये तो आपने चार्ज फ्लो देख लिया, कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल लिया। ठीक है बेटे, चार्ज इतना फ्लो कर गया ये भी हमने देख लिया। नाउ वी विल सी लुक इनटू द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटे, लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस। अब हम लॉस ऑफ एनर्जी देखेंगे। देखो बेटा इनिशियली जो एनर्जी थी दोनों कैपेसिटर में इंडिविजुअली वो ज्यादा थी, और जब इनको तारों से कनेक्ट किया तो कुछ एनर्जी एज हीट लॉस हो गई अक्रॉस दी वायर्स। ये लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग जो हीट में निकल गई ये हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है बेटे, अब आप देखिए दी लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ बेटा C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या चीज बेटे कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस बेटा ये हो जाएगा हाफ इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बाई क्या चीज C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये हो गया कितना बेटे, दिस विल बी इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बेटे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल रहा हूं, प्लस बेटा क्या चीज 2C1 C2 V1 V2 होल अपॉन क्या चीज बेटे C1 प्लस C2।
होल अपॉन C1 प्लस C2। अब आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे बेटा हम लोग 2 टाइम्स C1 प्लस C2, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा बेटे C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस बेटे C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2। ये हो गया बेटे। अब आप देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे ये आपके पास आया बेटा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस बेटे C1 C2 V2 का स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अच्छा बेटे माइनस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2 होल अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2। अब देखिए बेटा ये मैं रब कर दूंगा। नाउ ये आ जाएगा इधर आपके पास एक्सप्रेशन C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल। अच्छा बेटा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, तो C1 C2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स V1 इंटू V2 होल अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2। तो ये आ गया आपके पास कितना C1 C2 ओवर 2 टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू बेटे क्या चीज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू C1 C2 ओवर 2 टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये टोटल लॉस ऑफ एनर्जी आया जब हमने इनको कंबाइन किया। ये हमने डिस्कस किया था बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल में दो कैपेसिटर चार्ज करके पैरेलल में उनको कनेक्शन दे दिया। तो जो एनर्जी चेंज या जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है उसमें कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है, कितना चार्ज का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे तक, ठीक है बेटे, और क्या कॉमन पोटेंशियल अचीव होता है, ये हमने डिस्कस किया। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया बेटे। और लॉस ऑफ एनर्जी आया C1 C2 ओवर 2 टाइम्स C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज बेटे ए इंस्ट्रूमेंट विच वी टॉक अबाउट विच इज कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर। नाउ बेटे देखिए दुनिया में केमिस्ट्री वाले सबसे ज्यादा लालची हैं, भूखे हैं। केमिस्ट्री वाले बहुत ज्यादा लालची लोग हैं बेटे। कैसे, इन्होंने रिसर्च बड़ी अच्छी की। इन्होंने ये चीज बताई दुनिया को कि हर एक चीज के एटम अलग अलग होते हैं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हर एक चीज के एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है बेटे। तो मैं थोड़ी बहुत ही केमिस्ट्री जानता हूँ। और वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूज केमिस्ट्री वाले करते हैं इसका। अब देखिए बेटे कैसे, केमिस्ट्री वालों को एक चीज पता लगी, देवर नोइंग द पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटे। तो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सारे अलग अलग एटम ले लेके प्लेस कर दिए और कुछ एलिमेंट्स जितने उनको मिले वो सारे के सारे एलिमेंट्स उन्होंने प्लेस कर दिए और पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए। अब पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ी एक ये डिस्कवरी थी पीरियोडिक टेबल बनाना और एलिमेंट सारे खोजना
और उनके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर तक बताना, दिस वाज ए ग्रेट जॉब। ठीक है, अब लालच कैसे हुआ, उनको लालच कैसे पड़ा, ये बताऊंगा मैं आपको। देखो बेटा, ऐसा है कि आपको पता है न्यूक्लियस जो है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन दी ऑर्बिट्स। किसी भी एटम का मास नंबर जो है, किसी भी एटम का जो मास नंबर है उसका उसके वो किस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंडेंट है। अब हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बदल दिए तो व्हाट विल हैपन, द मास नंबर विल चेंज। ठीक है बेटे, तो केमिस्ट्री वालों को एक होड़ मच गई पूरे वर्ल्ड में कि सोना बनाएंगे दूसरा मेटल लेके, तो मेटल दूसरा कोई लेके सोना बना लेंगे। तो सोने का, गोल्ड का हमें एटॉमिक मास नंबर पता था, तो अगर हमारे उसके नजदीक कोई एलिमेंट है, अगर उसमें किसी तरह से एटम ऐड कर दिए, एटम में प्रोटॉन्स ऐड कर दिए जाएं तो वो गोल्ड बन सकता है। ठीक है बेटे, तो उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले कि किस तरह से सोना बनाया जा सके। अब वो जो सोना बनाने के लिए रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को एनर्जाइज किया जाए, उनको बड़ी हाई वेलोसिटी दे दी जाए और बम्बार्ड कराया जाए जिस मेटल को हमने सोना बनाने की सोची थी। तो उसको करने के लिए बड़े अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आए। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए, बड़े हाई पोटेंशियल क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो एक इंस्ट्रूमेंट वेन डी ग्राफ जनरेटर भी है। ठीक है बेटे, ये वही पर्पस के लिए बनाया गया। अब ये काम किस बेसिस पे करता है, ये क्या बेसिस पे काम करता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। अगर हमारे पास शार्प पॉइंट्स हो, शार्प पॉइंटेड कंडक्टर्स, या जिनको कहते हैं कोम्ब कंडक्टर्स, कंगे की तरह बेटे, कोम्ब कंडक्टर्स। मेटेलिक कंगा सोच लो तो कैसा होता है, कंगा इस तरह का होता है ना बेटे, ये देखिए, अब ये शार्प पॉइंटेड एजेस हैं इसमें। तो अगर आप इसको चार्ज कर देते हैं, इसको अगर आप चार्जिंग करते हैं बेटा, तो अब आप देखिए इसको आपने चार्ज किया, क्योंकि पॉइंटेड एजेस हैं तो एरिया बहुत कम है, पॉइंटेड एजेस हैं तो एरिया बहुत कम है। तो अगर आपने इसको चार्ज कर दिया, कंगे को क्यों चार्ज दे दिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया बहुत कम है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटे, एरिया बहुत कम है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा बेटे, एक खासियत यह है कि अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये साथ वाली एयर आयनाइज हो जाती है, द एयर नियर टू दिस स्टार्ट्स आयनाइजिंग। और क्या हो जाता है, इतनी आयनाइज हो जाती है क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इतना आयनाइजेशन पॉसिबल हो जाता है दैट व्हाट हैपेंस, यहां पे स्पार्किंग हो जाती है। इस स्पार्किंग को हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज यानी कि चार्ज यहां से निकलना शुरू हो जाता है, कंगे से फ्लो करना शुरू कर जाता है, और कहां फ्लो करता है, हवा में फ्लो करता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसको क्या कहते हैं बेटे, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है बेटे, तो अब हमने हाई पोटेंशियल जनरेट करना है यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब मैं वेन डी ग्राफ जनरेटर का आपके सामने स्केच बनाऊंगा, वेन डी ग्राफ जनरेटर का स्केच बनाऊंगा। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ऐसे शील्डेड बॉडी है। ठीक है बेटे, और यहां पे जो ये टॉप वाला सरफेस है, यहां पे हमने एक कंडक्टर लगा दिया, मेटेलिक कंडक्टर, जिसपे कि सारे का सारा चार्ज रिजाइड करेगा। इसके साथ एक कंडक्टिंग मीडियम के साथ यहां पे एक ये कोम्ब, इसको बोलते हैं कलेक्टर कोम्ब, ये कंडक्टर लगाया, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर कोम्ब। ये है बेटे स्फेरिकल कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कंडक्टर। यहां पे एक बेल्ट है बेटे, ये पुली है, पुली के ऊपर एक बेल्ट चढ़ा रखी है ऐसे, नीचे भी एक पुली है, और यहां पे
एक और कोम्ड कंडक्टर है, ये कोम्ड कंडक्टर है। कोम्ड कंडक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इनमें कोरोना डिस्चार्ज, बिकॉज दे एमिट, दे शो कोरोना डिस्चार्ज, इनसे स्पार्किंग हो सकती है बिकॉज द चार्ज डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज द चार्ज डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। ठीक है बेटे, अब आप देखिए इसको हम पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया, लेट अस से वी स्टार्ट गिविंग दिस एज पॉजिटिव चार्ज, और इसको रोटेट कराना शुरू कर दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया और इसको बेल्ट को चलाना शुरू कर दिया, ऐसे बेल्ट चलनी शुरू होगी। अब ऐसा है बेटे, यहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां पे ये इसकी वजह से कोरोना डिस्चार्ज होगा और ये बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, बेल्ट पे जो है पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट कैरी करेगी और जब ये बेल्ट यहां पे आएगी तो क्या होगा, ये कलेक्टर कोम्ब क्या है, चार्ज हो जाएगा, इट विल स्टार्ट कलेक्टिंग चार्ज, और ये इस स्फीयर को, क्योंकि स्फीयर के साथ इसके साथ कनेक्टेड है बाय ए कंडक्टर, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जितनी देर तक आप बेल्ट चलाए जाओगे उतने ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा और ये बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यहां पे बहुत हाई पोटेंशियल। तो इसके बाद ये हाई पोटेंशियल के लिए हमने यहां पे कोई अरेंजमेंट बना रखा होता है बेटा, और व्हाट वी विल डू, इसके कारण यहां से प्रोटॉन्स जो है हाई पोटेंशियल के कारण इनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है बेटे, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटीज, और फिर हम इसको यहां पे जो टारगेट है उस पर बम्बार्डिंग करवाएंगे और सोना बनाएंगे। ठीक है बेटे, टारगेट पर बम्बार्ड कराएंगे और सोना बनाएंगे। इस तरह से दिस इज द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब वेलोसिटी कितनी अचीव होगी वो आपको पता है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स क्यू वी बाई एम। ठीक है बेटे, सो वेलोसिटी गेन्ड by this proton will be equal to square root of q 2qv by m, और v बड़ा हाई पोटेंशियल अचीव हमने कर लिया है यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर।